अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएशन एनालिसिस की रिपोर्टिंग की कि हम जब एक एनालिसिस एसपीएसएस के अंदर रन कर देते हैं तो उसके बाद हम वर्ड के अंदर इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एपीआई 7 के मुताबिक टेबल फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा कि आपने मीडिएशन की टेबल फॉर्मेटिंग और वैल्यू आपने कैसे पुट करनी होती है टेबल के अंदर और उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे देनी होती है, अपना रिजल्ट सेक्शन कैसे कंप्लीट करना होता है मीडिएशन एनालिसिस का, तो वो मैं आपको पूरा आज की वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में हमने मीडिएशन एनालिसिस रन किया था एसपीएसएस के अंदर। तो मैंने दो तरीकों से आपको मीडिएशन एनालिसिस रन करके दिखाया था। एक तो था रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा हमारे पास था प्रोसेस के थ्रू हमने मीडिएशन एनालिसिस रन किया था ताकि हम इनडायरेक्ट इफेक्ट भी देख सकें। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि हम वर्ड के अंदर एपीआई 7 के मुताबिक अपने मीडिएशन एनालिसिस की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है टेबल। तो इस तरह का टेबल आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आपने इस तरह टेबल कैसे बनाना है वर्ड के अंदर। ये दो टेबल हैं जो हम मीडिएशन एनालिसिस में यूज करते हैं। तो इन दोनों टेबल को इंशाल्लाह मैं आपको मैन्युअली यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा एमएस वर्ड के अंदर। न्यू पेज ओपन किया तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहले जाना है आपने, यहाँ पर टेबल पे क्लिक करना है। पहला हम चूंकि रिग्रेशन का टेबल बनाएंगे और दूसरा हम इनडायरेक्ट इफेक्ट का बनाएंगे। तो रिग्रेशन के टेबल के लिए आपने इधर से 7 आपको कॉलम चाहिए, 7 कॉलम और 8 रोज चाहिए। 7/8 का हमारे पास ये टेबल बन जाएगा और एंटर कर देना है। इस तरह का टेबल आपके पास बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है। तो हेडिंग के लिए जिस तरह के हमारे पास ये टेबल बना हुआ है आप देख सकते हैं, पहली हेडिंग हमारे पास है, मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। तो ये पहली हेडिंग वेरिएबल है, ठीक है, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी, वेरिएबल आ गई। दूसरी हेडिंग हमारे पास है बी है, सिंपल। इसका मतलब क्या है, जो बीटा अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है ना उसको हम बी लिखते हैं टेबल के अंदर। फिर आ जाता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, इसको कॉपी किया। तो आपने इसी तरह लिखते जाना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। फिर SEB यानी स्टैंडर्ड एरर बीटा जो है, अनस्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड एरर बीटा, वो हमने कॉपी किया, ये भी रिपोर्ट करना होता है टेबल के अंदर। उसके बाद आपने बीटा, ये बीटा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, तो इसको आप कैसे पुट करोगे टेबल में, आपने जाना है सिंबल के अंदर। यहाँ पर जब आप सिंबल सर्च करेंगे तो आ जाएगा, सिंबल के अंदर आप आएंगे वर्ड की सिंबल्स में, तो ये बीटा की सिंबल मौजूद होती है, आप इधर से इसको पुट करेंगे। क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है तो इसकी सिंबल यूज होती है। उसके बाद आर स्क्वायर आ जाता है, आर स्क्वायर आपने इधर लिख लेना है। और फिर आर स्क्वायर चेंज, अगर इनकी सिंबल आपको नहीं मिल रही तो ये आपको गूगल से मिल जाएंगी। अगर आप आर स्क्वायर चेंज सिंबल के नाम से सर्च करेंगे गूगल पर तो आपके सामने ये सिंबल आ जाएगी, आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ऊपर के हमने अपने कॉलम को मेन हेडिंग क्या देनी है। अब नीचे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज ऑब्वियसली हमने जाकर एसपीएसएस के एनालिसिस से पुट करनी है। तो वन बाय वन मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगा कि हमने अपना टेबल कैसे कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है अपने कांस्टेंट, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिपोर्ट करना। तो ये आ जाता है मॉडल 1 के अंदर, जो हमारा स्टेप 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक हो गया। स्टेप 1 लिखने के बाद इसी तरह ये आप देख सकते हैं कोफिशिएंट के अंदर, कोफिशिएंट के टेबल में ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट।
ठीक है। कांस्टेंट लिखने के बाद नीचे सेकंड लाइन पे हम क्या लिखेंगे, EBS टोटल। EBS टोटल मीन्स क्या है, ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्टेल। तो ये बाद में हम नोट में लिखेंगे कि EBS से बनता क्या है, वो कंफ्यूजन उधर दूर हो जाएगी। फिर ये करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर अगेन स्टेप 2 लिख देना है। स्टेप 2 में आपने ये देख लें, स्टेप 2 के अंदर कांस्टेंट आ जाता है। अगेन आपने फिर कांस्टेंट लिखना है, ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना होता है, उसी तरह EBS टोटल आ जाएगा, EBS टोटल। और जो सेकंड स्टेप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका मीडिएटर होता है। ये आप देख सकते हैं, BA टोटल ब्रांड ऑथेंटिसिटी जो है वो हमारा मीडिएटर है। ये मेरे वेरिएबल हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपके वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने रिपोर्टिंग इस तरह करनी है API के अंदर। वेरिएबल तो मैंने लिख लिए। अब आ गया मेरा सेकंड स्टेप बीटा का। बीटा अनस्टैंडर्डाइज्ड मैंने रिपोर्ट करना है। तो ये देखें, ये वाला कॉलम आप चेक करें, तो ये बीटा अनस्टैंडर्डाइज्ड का कॉलम है। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 8.94 आपके सामने लिखी हुई है। तो मैं इधर कांस्टेंट के सामने लिखूंगा 8.94। फिर आप देखें EBS टोटल की 0.331 है, तो 0.331 में लिख लेता हूं। इसी तरह स्टेप 2 में आप आए तो कांस्टेंट की वैल्यू 12.25 है, लिख लेता हूं 12.25। उसके बाद EBS टोटल 0.410 है, तो 0.41 लिख लेता हूं, चूंकि हम डेसिमल के बाद सिर्फ दो वैल्यूज रिपोर्ट करते हैं। और BA टोटल आप देखें तो नेगेटिव 0.185 है, तो नेगेटिव 0.18 में लिख लेता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये हमारे पास कॉलम जो है, जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरा जो ये दो कॉलम है ना 95% वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले, लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, ये दोनों हमने वहां पर एक्चुअली रिपोर्ट करने होते हैं इस कॉलम के अंदर। तो चलें रिपोर्ट करते हैं। सिंपली ब्रैकेट के अंदर हम रिपोर्ट करते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर पुट करना है कांस्टेंट के सामने, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू पुट करनी होगी उसी के सामने हमने ब्रैकेट पुट करना होगा। तो कांस्टेंट की आप देखें 6.16 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6.16। लोअर बाउंड्री इसकी आ गई 6.16 एंड अपर बाउंड्री है 11.71। तो ठीक है, 11.71 ब्रैकेट बंद कर दिया। इसी तरह हमने EBS टोटल की लिखनी है, लोअर बाउंड्रीज एंड अपर बाउंड्रीज। अगेन हमने अपना ब्रैकेट पुट किया और ये देखें, ये लिखा हुआ है 0.21, इसकी लोअर बाउंड्री आ गई 0.21, कामा पुट किया, स्पेस दिया, और अपर बाउंड्री है 0.45 और इसी तरह हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब स्टेप 2 की हमने रिपोर्टिंग करनी है। इसी तरह आपने करनी जानी है। आपके स्केल आइटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, यानी EBS टोटल की जगह आपका अपना स्केल होगा, PR टोटल की जगह अपना होगा, BA टोटल की जगह, लेकिन वैल्यूज तो ऑब्वियसली यही आएंगी, टेबल आपका इसी तरह बनेगा। अब हमने कांस्टेंट स्टेप 2 के अंदर कांस्टेंट की अपर एंड लोअर बाउंड्रीज देखनी है। तो लोअर बाउंड्री क्या है कांस्टेंट की, 8.23 स्टेप 2 के अंदर। ये स्टेप 2 आ गया और की लोअर बाउंड्री आ गई 8.23 कामा। अगेन आपने फिर जाना है और अपर बाउंड्री देखनी है 16.26 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने इसी तरह EBS टोटल की स्टेप 2 के अंदर लिखना है
लोअर एंड अपर बाउंड्रीज 0.27 है, 0.27, और अपर बाउंड्री है 0.54, 0.54। इसके बाद बी ए टोटल ब्रांड ऑथेंटिसिटी की अपर बाउंड्री -0.35 है, तो इसकी मैं लिख लेता हूं -0.35, कामा, और अपर बाउंड्री जो इसकी है वो है -0.02, -0.02, और इस तरह मैंने अपना ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है SEB, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट के अंदर बीटा तो हमने रिपोर्ट कर लिया है, स्टैंडर्ड एरर SE ये आ गया हमारे पास, कॉलम आपको नजर आ रहा होगा। तो ये वैल्यूज हम रिपोर्ट करेंगे एक्चुअली। तो कांस्टेंट के सामने उसी तरह 1.39 आ जाएगा, 39। इसी तरह EBS टोटल आ गया, EBS टोटल 0.06। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर कांस्टेंट कंडराइज्ड एरर की बात करें तो वो है 2.02, 2.02, और EBS टोटल का स्टैंडर्ड एरर आ गया 0.06। ठीक है, 0.06 आ गया। जो हमारा BI टोटल है उसका स्टैंडर्ड एरर क्या आ रहा है, 0.08, तो हमने 0.08 लिख लिया। नेक्स्ट जो हमारा टास्क आ जाता है वो है बीटा स्टैंडर्डाइज्ड, किसको हमने कैसे रिपोर्ट करना है। अगेन हमने जाना है SPSS की वैल्यूज में, कोफिशिएंट के अंदर ही इसकी वैल्यू मौजूद है, ये स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा के अंदर। तो ये देखें हमारे पास इसकी EBS टोटल की जो वैल्यू है वो 0.50 है, हमने लिखना है EBS टोटल के सामने 0.50। उसके बाद आप स्टेप 2 के अंदर देखें तो EBS टोटल की जो बीटा स्टैंडर्डाइज्ड की वैल्यू है वो आपके सामने लिखी हुई है 0.62 है, तो इधर हम EBS टोटल के सामने लिख देते हैं 0.62, और ब्रांड ऑथेंटिसिटी की स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा की वैल्यू क्या है, तो वो है -0.23, तो हम BI टोटल के सामने लिख लेते हैं -0.23। तो ये स्टेप भी हमारा फॉलो हो गया। अब नेक्स्ट आ गया है आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर चेंज। तो ये आपको मिलेगा मॉडल 1 एंड मॉडल 2 की समरी में। इसके लिए आपने अगेन टॉप में जाना है, और ये देखें मॉडल समरी के अंदर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर चेंज दोनों मौजूद हैं। तो स्टेप 1 का आर स्क्वायर क्या है, आप यहां पर लिखेंगे, ये आर स्क्वायर आ गया 0.25, तो मैं लिख लेता हूं 0.25, और आर स्क्वायर चेंज क्या आ गया, वो भी 0.25 ही है, 0.25। उसके बाद स्टेप 2 मॉडल 2, स्टेप 2 की हम देखें तो उसका आर स्क्वायर है 0.29, तो हम ये स्टेप 2 आ गया, स्टेप 2 के सामने यहां पर हम लिखेंगे 0.29, और आर स्क्वायर चेंज इसका क्या है 0.04, यानी मॉडल 1 एंड मॉडल में जो चेंज आया है मीडिएटर की वजह से वो 0.4% यानी वेरिएंस आया है, तो ये हमने रिपोर्टिंग कर ली है। तो इस तरह हमारी रिग्रेशन की रिपोर्टिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसको KPI के मुताबिक कन्वर्ट करके भी दिखाता हूँ। तो पहली चीज आप इसी टेबल, जो हमारे पास टेबल बना हुआ है इसको आप देखें, तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें बनी हुई हैं, इस तरह हम अब टेबल को कन्वर्ट करेंगे। टेबल का हम ऊपर पहले लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल 7 है, तो यही आपने इसी तरह अपने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करना है, बाकी ऊपर टाइटल यही रखना है।
और टाइटल इसका आ जाएगा 12 में, इटैलिक होगा और हर एक लफ्ज जो है वो टाइटल के अंदर जो मौजूद होगा प्रीपोजिशन को छोड़कर वो अपर केस में होगा। जिस तरह के रिग्रेशन का आर, एनालिसिस का ए, मीडिएशन का एम, बी, ब्रांड का बी, तो ये पहला लफ्ज जो है वो अपर केस में होगा और इटैलिक में होगा। 12 इसकी फॉन्ट साइज होगा। इसके बाद आपने ये टेबल सिलेक्ट करना है पूरा, ठीक है। यहाँ पर जाकर नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। नो बॉर्डर किया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, लाइन स्पेसिंग इसकी 2 कर देनी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर आ जाना है फॉन्ट में, फॉन्ट हमने यहाँ पर टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करना है और फॉन्ट साइज हमारे पास 12 होगा, ठीक हो गया। अब हम अपने टेबल को सेट कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये एडजस्ट कर लिया मैंने। ये आपने ऐसा करना है कि जितनी वैल्यूज हैं ना, इसको अगर आप सेंटर अलाइन कर लें तो ये बेहतर रहेगा। ये देखा मैंने सेंटर किया तो ये टेबल इस तरह बन गया। अब आपने अपर लाइन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आ जाना है बॉर्डर में और अपर बॉर्डर टॉप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आ जाना है बॉर्डर में और यहाँ पर बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आ जाना है बॉटम पे, बॉटम पे आकर अगेन आपने बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर देना है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के दरमियान भी इसी तरह सेलेक्ट करेंगे और बॉटम बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो ये पीए के मुताबिक हमारी रिपोर्टिंग हो गई है। यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है तो ये आ गया नोट। नोट के अंदर जो है आपने अपना सैंपल साइज, यानी मैंने लिखा हुआ है M91 है मेरा, तो मैंने वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करें कि अगर पी की वैल्यू 0.001 से लेस है तो 3 स्टेरिक आएंगे, 0.01 से लेस है तो 2 स्टेरिक आएंगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। और एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अगर 0.05 से कम हुआ तो फिर 1 स्टेरिक आता है। तो यानी 0.05 से अगर अबाउ चली जाती है तो फिर तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है आपकी पी की वैल्यू, फिर तो स्टेरिक लगता ही नहीं है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए आपको जाना होता है अगेन एसपीएसएस के एनालिसिस में। तो ये देखें सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो पहले मॉडल की 0.000 है, फिर 0.029 है और नीचे हमने जहाँ से रिपोर्टिंग की है वहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें सिग्निफिकेंस वैल्यू तमाम जो है वो 0.00 है और यहाँ पर ब्रांड ऑथेंटिसिटी पर 0.029 है। ये भी सिग्निफिकेंट है, 0.05 से कम है ये वैल्यू, इसलिए यहाँ पर स्टेरिक भी लगेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेरिक एक्चुअली लगते हैं आर स्क्वायर रेंज पर और बीटा पर लगते हैं। यहाँ आप टेबल के अंदर देखें आर स्क्वायर चेंज पे लगे हुए हैं और बीटा पर लगे हुए हैं और यहाँ पर बीटा स्टैंडर्डाइज पे भी अनस्टैंडर्डाइज पे भी लगे हुए हैं। तो हम अपने स्टेरिक यहाँ पर लगा देते हैं। जाएंगे हम रिग्रेशन के एनालिसिस में और यहाँ पर सिग्निफिकेंस वैल्यू पहले की है 0.00, तो यहाँ पर हम चूंकि ये 0.001 से लेस है तो ट्रिपल स्टेरिक लगाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके ऐड के जरिए हमने ट्रिपल स्टेरिक लगाए। 0.04, तो ये देखें 0.02 है, 0.001 से बड़ी है, 0.05 से लेस है, तो यहाँ पर हम सिंगल स्टेरिक लगाएंगे। ये आ गया। और उसके बाद हम बीटा की स्टेरिक की बात करें तो वो है हमारे पास कोफिशिएंट के अंदर। कोफिशिएंट के टेबल में आप चेक करें तो सब पर ट्रिपल स्टेरिक आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास बी ए के बीटा स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड हैं उन पर सिंगल स्टेरिक आएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू भी जो है वो 0.001 से लेस है, ये वैल्यू भी
ये आप देख लें, ये दोनों वैल्यू में इसलिए लगाई है मैंने, ये 0.00 है, 0.00 है, इट्स मीन 0.001 से लेस है। और इस पर हम सिंगल स्टेरिक लगाएंगे क्योंकि ये 0.05 से लेस है, 0.001 से बड़ी है। ठीक हो गया। और इसी तरह हमने देखना है बीटा स्टैंडर्डाइज्ड को, तो ये 0.000 है, तो ट्रिपल स्टेरिक आ जाएगा इस पे, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू है हमारे पास 0.001 पर, दूसरी भी 0.001 पर है। और ब्रांड ऑथेंटिसिटी का अगेन अगर हम देखें इसका बीटा स्टैंडर्डाइज्ड, तो ये 0.02 पर है, तो यहाँ पर सिंगल स्टेरिक आ जाएगा। और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि अगर P जो है वो P लेस देन है 0.05 से, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल स्टेरिक आएगा। तो यहाँ पर हम सिंगल स्टेरिक पुट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने अपना जो है वो टेबल अब तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी रिपोर्टिंग आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, आपने इसी तरह सिर्फ अपनी वैल्यूज चेंज करनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन यही रहेगी जो मैंने लिखी हुई है, आपने अपना स्केल चेंज कर लेना है और वैल्यूज जो हैं वो अपने स्केल के मुताबिक मीडिएशन में लिख देनी है। तो मेरी डिस्क्रिप्शन ये है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है टेबल 7 shows the mediation of authenticity between persuasion and perceived exploitation risk. In model 1, the R-square value of 0.25 revealed that the persuasion explained the 25% variance in the outcome. ठीक हो गया। तो साथ में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ वेरियस को रिग्रेशन की। यहाँ पर आप जाएं तो क्या लिखा हुआ है मैंने कि आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ 0.25, ठीक हो गया। आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ 0.25 ये आ गया। एक्सप्लेन द 25% वेरिएंस इन द आउटकम विद एफ, तो एफ आप देखें तो ये लिखा हुआ है एफ, और यहाँ पर 1 एंड 89 यानी DF1 एंड DF2 लिखा हुआ है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। 189 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर हमने DF लिखना होता है, इज इक्वल टू, फिर एफ की वैल्यू आ जाती है, तो एफ की वैल्यू जो है वो 30.41 है, तो वो कर दी, जो कि लेस देन है 0.001 से। ठीक हो गया पहली चीज। यहां तक स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। डिफाइनिंग रिवील दैट परसुएशन बीटा 0.50 लेस देन है 0.05 से, तो वो मैंने ऊपर रिपोर्ट किया हुआ है। आपने अपना बीटा इस तरह बता देना है, ये इसकी बात कर रहा है। इन स्टेप 2 ब्रांड ऑथेंटिसिटी वाज एडेड टू द मॉडल and the R square value of 0.29 revealed that the persuasion and the brand authenticity explain the 29% variance। बाकी तमाम चीजें सेम है, सिर्फ आपने ये देखना है स्टेप 2 के अंदर 0.29 आ गया आर स्क्वायर, पहले में 0.25 था, अब 0.29 है। ये आप देख सकते हैं 0.25 था और 0.29 आ गया, तो यहाँ पर 29% वेरिएंस आ गया ऑथेंटिसिटी का। और एफ की वैल्यू जो आप पुट करते हैं वो पुट करेंगे आप यहाँ से, अनोवा के अंदर जो टेबल है ना, यहाँ से आप एफ की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले में हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वो मैंने ये लिखी हुई है 30.41, तो ये 30.41 ही है। और सेकंड में अगर दूसरे में आप देखें तो एफ की वैल्यू है 18.35, तो ये लिखी हुई है 18.35, और डी एफ इसका है, आप देखें यहाँ पर तो 288 आ रहा है, पहले में 189 है, दूसरे में 288 आ रहा है अनोवा के अंदर। तो ये रिपोर्टिंग आपने करनी होती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वो। और P जो है, P की वैल्यू 0.001 से लेस है, तो ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 है, इट मीन इट इज लेस देन 0.001। द फाइंडिंग रिवील दैट ब्रांड ऑथेंटिसिटी, वही बीटा की वैल्यू आ जाती है जो मैंने यहाँ
रिपोर्ट की हुई है ब्रांड ऑथेंटिसिटी की -0.23, जो कि लेस देन है 0.05 से। सिंगल स्टेरिक डाला हुआ है, यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि सिंगल स्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेस देन है 0.05 से। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन इसके साथ मौजूद है, इट्स मीन इट इज नेगेटिवली प्रेडिक्ट परसीव एक्सप्लॉयटेशन रिस्क। तो जबकि यहाँ पर जो परसुएशन है वो 0.62 है, ठीक हो गया, जो कि लेस देन है 0.001 से। वो रिमेन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव प्रेडिक्टर है, तो वो अगेन जो है वो पॉजिटिवली ही प्रेडिक्ट कर रहा है कांस्टेंट को, यानी परसीव रिस्क को। तो आर स्क्वायर वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज हुई है 0.4। तो आप आर स्क्वायर चेंज को देखें तो 0.04 इसके मुताबिक 4% चेंज हमारे पास टोटल आया है जब हमने मीडिएटर इंटर किया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। तो इसके साथ साथ हम बात करें तो फिर एफ जो आया है, डेल एफ का मतलब यह है ये एफ चेंज मॉडल 1 एंड मॉडल 2 के दरमियान आया है 4.9495 का 4.95 का, जो कि ये लिखा हुआ है कि एफ चेंज 4.94 का है, और ये भी सिग्निफिकेंट है 0.02 है, और 0.05 से लेस वैल्यू है, तो इट्स मीन इट इज सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा डायरेक्ट इफेक्ट हम इस तरह मैयर करते हैं, इस तरह टेबल बनाते हैं। तो मैंने आपको पूरा टेबल बनाकर दिखा दिया है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना ईबीएस मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ईबीएस स्टैंड किस लिए करता है, नोट के अंदर मैंने लिखना होता है। ऊपर हम सिंपल एब्रिविएशन यूज करते हैं, और यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह का मैं ई बी एस इक्वल टू लिखूंगा, इज बीइंग परसुएडेड हेल्थ। और उसके बाद बी ए बात करें तो बी ए इज इक्वल टू ब्रांड ऑथेंटिसिटी, ये आपने नोट के अंदर लाजमी लिखना होता है। तो इस तरह हमारा पहला टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं टेबल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम इनडायरेक्ट इफेक्ट को मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमने अगेन टेबल बनाया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो टेबल किस तरह दिखता है। ये हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट का टेबल है जो हम बनाएंगे इस अपनी वीडियो में। तो हमने जो टेबल बनाना होता है वो बेसिकली 4x2 का होता है, यानी 4 कॉलम्स होते हैं और 2 लाइंस होती हैं। ये छोटा सा टेबल है, सिंपल सा है। 4 कॉलम सेलेक्ट किए और 2 रोज सेलेक्ट की और एंटर कर दिया। पहली रो में हमारे पास क्या आएगा, मीडिएटर जो हमारा है उसको हम लिखेंगे। इधर हम लिख लेते हैं मीडिएटर, मीडिएटर लिखा। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट, ए बी। तो इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम में हमने बूट एसी लिखना है, बूट स्टैंडर्ड एरर जो आ रहा है। और 95% क्लास कॉन्फिडेंस इंटरवल लास्ट हमारा आ जाता है, अपर एंड लोअर बाउंड्रीज जो हमने ऊपर भी रिपोर्ट की थी 95%। ये हमने लिख लिया 95% क्लास इंटरवल। तो हम इसको कहाँ से रिपोर्ट करेंगे, वही मैंने आपको एनालिसिस करके पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है कि हमने इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे मैयर करना है। तो प्रोसेस के थ्रू हमने मैयर किया था, बाकी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखेंगे। तो एंड ये आ रहा है हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या आ रहा है, थ्रू बी ए टोटल यानी थ्रू मीडिएटर। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हम इधर रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग में हम लिख लेते हैं मीडिएटर हमारे पास क्या है, ब्रांड ऑथेंटिसिटी बी ए आ गया, बी एस। इफेक्ट क्या आ रहा है, -0.07, -0.07
7 اور बूट स्टैंडर्ड एरर क्या आ रहा है ऐसी 0.04 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.04। उसके बाद अपर एंड लोअर बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्री जो आ रही है वो है -0.16, ब्रैकेट पुट किया -0.16 कामा अपर बाउंड्री क्या आ रही है या कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.0002 0.0002 और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसके हम जो है वो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो उसी तरह हमने जो है वो टेबल लिख लेना है। इसी तरह आपने भी इसी तरह लिखना है, अपने वेरिएबल चेंज कर लेने हैं। उसके बाद हमने जो है वो इसी तरह इसको एपीआई के अकॉर्डिंग कर देना है। एपीआई के अकॉर्डिंग करने के लिए टेबल को सिलेक्ट किया और पहली बात इसकी कि इसकी लाइन स्पेसिंग डबल कर ली। फॉन्ट जो है इसका टाइम न्यू रोमन होगा, साइज इसका 2 होगा। उसके बाद इसको सेंटर अलाइन भी कर लेते हैं और बॉर्डर इसके रिमूव करेंगे पहले हम, नो बॉर्डर। फिर हमने अपर बॉर्डर सिलेक्ट करना है, फिर हमने इसके साथ ही लोअर बॉर्डर सिलेक्ट करना है और फिर हमने ये लाइन ऊपर वाली सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर भी बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट कर देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट का टेबल भी आ गया है। अब इसको हमने एपीआई के मुताबिक डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, पहले हमने इसका नोट लिखना है। तो नोट इसका इसी तरह आ जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसी तरह लिखेंगे। ये नोट इसका है इनडायरेक्ट इफेक्ट वर एस्टिमेटेड यूजिंग प्रोसेस मैक्रो मॉडल 4 विद 5000 बूट स्ट्रैप सैंपल। तो 5000 बूट स्ट्रैप सैंपल का मतलब यह है कि जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली आपके डेटा को रीसैंपल करता है, अगेन एंड अगेन शफल करके वो इफेक्ट को चेक करता है। तो 5000 टाइम जो है वो आपका डेटा जो है वो रीसैंपल होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम एस हमें जो है वो रिजल्ट देता है। CI का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% CI लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो इसकी अब डिस्क्रिप्शन क्या आएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है इसकी जो कि लिखी हुई है। As shown in table 8, the indirect effect of ease of being persuaded on perceived risk through brand authenticity was statistical significant at the 95% bootstrap confidence interval did not include zero। देख लें आप, यहाँ पर जो हम इनडायरेक्ट इफेक्ट में बेसिकली चेक करते हैं अपना सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट को, ऊपर तो हमारे पास पी की वैल्यू मौजूद होती है, बाकी चीज़ों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पी की वैल्यू है, या मैंने आपको पहले रिग्रेशन में बताई थी पी की वैल्यू है। यहाँ पर पी की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस चेक करते हैं कि जो बूट स्ट्रैप की अपर एंड लोअर बाउंड्रीज या कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है उसमें जीरो अगर आ रहा है, प्रॉपर जीरो आ रहा है, फिर इट्स मीन्स के वहां पर मेडिएशन नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो दोनों में जीरो नहीं है, मीन्स के जीरो से बड़ी वैल्यूज हैं या एग्जैक्ट जीरो सिर्फ नहीं लिखा हुआ। -0.16 आ रहा है टेबल के अंदर भी आप देखें, एंड 0.0002 आ रहा है, तो इट्स मीन्स यहाँ पर पार्शियल मेडिएशन हुई है। तो इट्स मीन्स फाइंडिंग कंफर्म पार्शियल मेडिएशन। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। तो इस तरह हम अपना मेडिएशन एनालिसिस को वर्ड की फाइल में APS 7 के मुताबिक रिपोर्ट करते हैं। प्रॉपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी देकर दिखाई है। अब इसको API में हमें चाहिए क्या होता है, API में हमारा नॉर्मल जो लाइन होती है वो 2 होती है, जो कि मैंने 2 कर दी है, और जो फॉन्ट साइज होता है वो टाइम न्यू रोमन में होता है, साइज 2 होता है।
टाइम न्यू रोमन होता है। ठीक हो गया। सिर्फ नोट में आपने देखना है कि यहाँ पर टाइम न्यू रोमन होगा और फॉन्ट साइज हमारे पास 10 होता है नोट के अंदर। बाकी ऊपर अगर आप देखें तो बीटा जो है, ये बीटा की सिंबल हमेशा सिंबल ही रहेगी, और ये सिंबल भी लगेगी, तो ये आपको अगर इधर से नहीं मिल रही तो आप डायरेक्ट गूगल से सर्च करके भी इधर पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आर स्क्वेयर आ गया, ये भी इटालिक होगा। आर स्क्वेयर चेंज ये भी इटैलिक आता है, और ये बीटा अनस्टैंडर्डाइज जो होता है ये भी इटैलिक होता है। तो ये आपने इटैलिक करना होता है। और इसके साथ साथ टाइटल जो हम देते हैं अपने टेबल का, ये भी हमारे पास इटैलिक में होता है। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो मैंने बताया है कि फ़ॉन्ट साइज़ 12 होगा, और फ़ॉन्ट हमारे पास टाइम न्यू रोमन ही यूज़ होगा। नोट हमारे पास 10 में होगा, 10 फ़ॉन्ट साइज़ होगा, और बाकी चीज़ें आपने देख लेनी है। इसी तरह मैंने आपको पूरी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है, पूरा टेबल का तरीकाकार भी बता दिया है कि APS 7 के मुताबिक आप मीडिएशन को कैसे रिपोर्ट करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।